नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग के बारे में कि आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं क्रियात्मक समूह का निर्धारण, यानी कि हम यूँ कहें कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसकी मेन एप्लीकेशन है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि हम जो है किसी भी यौगिक के अंदर क्रियात्मक समूह का निर्धारण जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। लगभग जो सभी क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो आईआर जो क्षेत्र है उसमें अवशोषण प्रदर्शित करते हैं और हम उनकी जो अवशोषण पीक्स है उसके आधार पर उसमें क्रियात्मक समूह का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे यदि कोई यौगिक जो है वो 3650 सेंटीमीटर इनवर्स से 3584 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य पीक देता है, अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है, तो उसमें जो है OH क्रियात्मक समूह होगा। इसी तरह से यदि कोई यौगिक जो है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण बैंड देता है आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर, तो उसमें जो है कार्बोनिल समूह उपस्थित होगा। और इससे पहले जो भी हमने पढ़ा था उसमें आपको सभी क्रियात्मक समूहों के लिए निश्चित जो है तरंग दैर्घ्य या तरंग संख्या पर वो अवशोषण करते हैं, तो उसके संगत यदि जो है अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं तो वो यौगिक जो है उस यौगिक में वो क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। तो पहली जो एप्लीकेशन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमने पढ़ी वो है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दूसरी जो है वो ये है कि अशुद्धियों के आकलन में भी जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके लिए जो है हम किसी शुद्ध यौगिक का जो है आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेते हैं और फिर जो है अज्ञात यौगिक का स्पेक्ट्रम ज्ञात करके और उसकी तुलना अशुद्ध यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम से करते हैं। यदि इन दोनों यौगिकों के स्पेक्ट्रम समान होते हैं तो वो यौगिक जो है आपका शुद्ध होता है, और यदि अज्ञात यौगिक जो है उसका आईआर स्पेक्ट्रम शुद्ध यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम से भिन्न होता है तो उसमें जो है अशुद्धि उपस्थित होती है। तो आईआर स्पेक्ट्रम का उपयोग करके हम आसानी से जो है अशुद्धियों का आकलन कर सकते हैं कि किसी भी यौगिक में क्या क्या अशुद्धियाँ उपस्थित है। इसी तरह से जो है हम कोई भी अभिक्रिया जो है कितनी पूर्ण हुई है, अब प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन जो है उसको भी हम आईआर स्पेक्ट्रम के द्वारा आसानी से पता लगा सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से किसी भी का हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि हम इसको उदाहरण के द्वारा जो है समझ सकते हैं कि एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, और जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में जैसे जैसे एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा वैसे वैसे जो है, क्योंकि एल्कोहल जो है आईआर स्पेक्ट्रम में जो है 3650 से 3584 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड प्रदर्शित करता है, तो जैसे जैसे एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा और कार्बोनिल यौगिक बनेगा वैसे वैसे जो है 3650 से 3584 सेंटीमीटर इनवर्स वाली जो आईआर बैंड है वो तो गायब होती जाएगी, और क्योंकि नया यौगिक जो है कार्बोनिल यौगिक बन रहा है और उस कार्बोनिल यौगिक के संगत जो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स की जो बैंड है वो प्रदर्शित होने लगेगी। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि अभिक्रिया जो है किस सीमा तक पूर्ण हुई है। तो अभिक्रिया की प्रकृति का भी जो है हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से। उसके अलावा जो है यौगिकों में विभेद करने में भी जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। हमने जो है पिछले वीडियो में जो है अध्ययन किया था कि आईआर स्पेक्ट्रम जो होता है वो उसके मुख्य रूप से दो रीजन है, एक क्रियात्मक समूह रीजन और एक होता है आपका फिंगरप्रिंट रीजन। और फिंगरप्रिंट रीजन में जो है हमने आपको बताया था कि ये रीजन होता है 1400 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स, और इस रीजन में
किन्हीं भी दो जो यौगिकों के IR स्पेक्ट्रम जो है एकदम समान नहीं हो सकते हैं। तो यदि हम जो है किन्हीं दो यौगिकों का जो है फिंगरप्रिंट रेजर में IR स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो वो स्पेक्ट्रम जो है निश्चित रूप से जो है अलग अलग प्राप्त, यदि यौगिक अलग अलग है तो अलग अलग प्राप्त होगा, और यदि यौगिक समान है तो दोनों का जो है अंगुल छाप क्षेत्र में जो IR स्पेक्ट्रम है वो एकदम समान होगा। तो हम आसानी से दो यौगिकों में विभेद कर सकते हैं कि वो समान है या अलग अलग हैं। तो इसमें भी जो है इसका उपयोग किया जाता है, किसका, IR स्पेक्ट्रम का या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसी तरह से जो है किसी भी यौगिक में जो कोई बंध होता है उस बंध का बल नियतांक ज्ञात करने के लिए भी जो है हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। इसकी सहायता से हम आसानी से किसी यौगिक में जो है बंध नियतांक K का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी यौगिक की तरंग संख्या और बंध नियतांक में ये संबंध होता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/2πc इंटू रूट K अपॉन म्यू। और यदि हम जो है यदि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या IR स्पेक्ट्रम से उस बंध के लिए या उस यौगिक के लिए जो है हम तरंग संख्या का मान ज्ञात कर लेते हैं और इस तरंग संख्या की सहायता से जो है आसानी से K का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण अन्य जो एप्लीकेशन है इसकी वो है हाइड्रोजन बंध का आकलन। और हमने आपको जो है पहले ही बताया था कि किसी भी यौगिक के अंदर यदि अंत्य अणुक हाइड्रोजन बंध है तो उसका IR जो स्पेक्ट्रम है उसमें पीक तीक्ष्ण होती है, शार्प पीक आती है। और यदि यौगिक के अंदर अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यौगिक में जो पीक है वो ब्लंट आएगी, यानी कि चौड़ी जो है वो बैंड प्राप्त होगी। साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि यदि यौगिक जो है उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसमें जो है OH या NH जो बंध है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। बंध लंबाई बढ़ने पर जो है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमी आएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी आएगी तो उसकी जो अवशोषित तरंग की जो आवृत्ति है उसमें भी कमी आती है। तो इस आधार पर जो है हम आसानी से हाइड्रोजन बंधन का अनुमान लगा सकते हैं कि यौगिक में हाइड्रोजन बंध है या नहीं है, और यदि हाइड्रोजन बंध है तो वो अंत्य अणुक है या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अन्य जो उपयोग है वो है समस्थानिकों की प्रतिशत मात्रा, और इसके बारे में भी जो है हमने पीछे जो है पढ़ा था कि किसी भी यौगिक के द्वारा अवशोषित जो तरंग की आवृत्ति है, तरंग संख्या, वो जो है 1/2πc इंटू K अपॉन म्यू, जहाँ म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है। और हमने ये भी बताया था कि किसी भी जो बंध जो है उसकी अवशोषित जो आवृत्ति है वो बंधित परमाणुओं का द्रव्यमान बढ़ने पर जो है वो बढ़ती है। तो इस आधार पर यदि यौगिक के अंदर कोई समस्थानिक है तो उसके द्वारा अवशोषित जो आवृत्ति है उसका मान अधिक होगा, और यदि कम अणुभार वाला समस्थानिक है तो उसके लिए जो है अवशोषित आवृत्ति कम होगी, और यदि अधिक अणुभार वाला समस्थानिक जुड़ा हुआ है तो उसके लिए जो है अवशोषित जो आवृत्ति है उसका मान जो है वो अधिक होगा। और ऐसा हमने जो है पीछे भी पढ़ा था कि कार्बन हाइड्रोजन बंध जो है उसके लिए अवशोषित तरंग की आवृत्ति 2800 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, जबकि यदि हाइड्रोजन के स्थान पर उसका समस्थानिक जुड़ा हुआ हो तो अवशोषित जो आवृत्ति है वो 2200 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है। यानी कि द्रव्यमान जो है उसमें वृद्धि होने पर द्रव्यमान में कमी होती है, तो द्रव्यमान में जब वृद्धि होती है तो तरंग संख्या में कमी होती है। तो इस आधार पर जो है हम समस्थानिकों का भी पता लगा सकते हैं कि किस तरंग संख्या पर जो है अवशोषण हो रहा है। यदि अवशोषण जो है वो उच्च तरंग दैर्ध्य पर हो रहा है तो निम्न
द्रव्यमान वाला समस्थानिक है, और यदि उसकी तरंग संख्या में कमी आ रही है तो समस्थानिक के भार में वृद्धि हो रही है। तो ये था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रमुख जो है एप्लीकेशंस, जो कार्बनिक यौगिकों की विभिन्न गुणों या उनकी जो है पहचान में मददगार होती है। तो आज के लिए जो है इतना ही। धन्यवाद।